हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए पीएस टेट 2023 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर लेके। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एग्जाम जो रिकंडक्ट होने वाला है अप्रैल के स्टार्टिंग में, और तैयारी आप लोगों की जोरों शोरों से चल रही होगी। आई होप बिना टेंशन लिए चल रही होगी, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम पूरा का पूरा सिलेबस थोरली पढ़ सके। तो अभी के लिए हम सिर्फ इतना ही कर सकें कि एक समरी पढ़ लें, एक मैराथन वीडियोस देख लें हम, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लें, और अभी का जो पेपर है पीएस टेट 2023 का वो कर लें। तो आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। साइंस सेक्शन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। 2023 जो आपका 12th मार्च को पेपर हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल पे एंड होती हैं और क्लोज लूप्स फॉर्म करती हैं, राइट। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज लाइन और नेगेटिव चार्ज लाइन, इसमें चार्ज की बात नहीं होती है, इसमें पोल्स की बात होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दो एलिमेंट्री लोब्स होते हैं, सिर्फ दो नहीं होते, काफी सारे होते हैं। इलेक्ट्रिक मोनोपोल मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। सिर्फ नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकलेगी, सिर्फ साउथ पोल से नहीं निकलेगी। जब एक बार मैग्नेट होगा जहां नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होंगे, सिर्फ वहीं से मैग्नेटिक फील्ड राइज होगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो डायरेक्शन जो है आपकी वो भी नॉर्थ टू साउथ रहती है। तो इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी डी पार्ट, क्लोज लूप्स। Next question is the natural resources on which mankind is dependent are not provided by the sphere। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी, जिन लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चंस जो हैं मतलब उनके बस के नहीं है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, एग्जाम में उनका जो रिव्यू रहा इस पेपर को लेके, साइंस के पेपर को लेके वो अच्छा नहीं रहा, तो वो क्या करें। वो सिर्फ इतना ही कीजिए कि एट्थ क्लास की जो एनसीईआरटी है वो आप उठा लीजिए, एट्थ क्लास की एनसीईआरटी की समरी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। बिकॉज इसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो एट्थ क्लास के लेवल के ज्यादा आए हुए हैं, सिक्स सेवन्थ के बहुत कम है। तो अगर आप एट्थ क्लास के एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हैं, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप सिक्स सेवन्थ की भी पढ़ सकते हैं, बट नॉट कंप्लीट। समरी पढ़ लीजिए आप, इट विल हेल्प यू लॉट। द नेचुरल रिसोर्सेज ऑन विच मैनकाइंड इज डिपेंडेंट आर नॉट प्रोवाइडेड। नोट पूछा है यहाँ पे, देखिए हम एटमोस्फेयर पे भी डिपेंडेंट है, बायोस्फेयर पे भी डिपेंडेंट है, हाइड्रोस्फेयर पे भी डिपेंडेंट है। Ionosphere is that natural resource in which mankind is dependent are not provided by the sphere। तो correct answer is ionosphere। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फूड। फूड प्रोडक्शन के लिए, हाँ, हमारा जो फूड है सारा का सारा हमारा मिट्टी में ही उगाया जाता है। फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत हेल्प करती है लैंड हमारी। ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, हाँ, हम लोग भी लैंड पे डिपेंडेंट है। अगर घर नहीं होंगे, लैंड नहीं होगी, तो हम लोग अपने घर कहाँ से बना पाएंगे, रह कहाँ खाएंगे। एनिमल हस्बेंड्री भी होती है। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर होगा here। Which of the following is considered as an aquatic ecosystem? Aquatic ecosystem में क्या होता है कि जो पानी से रिलेटेड है। तो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में तो सिर्फ पेड़ ही पेड़ है। आइलैंड, माउंटेन, तो इसका आंसर होगा वेटलैंड, बिकॉज यही है जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स को मान सकते हैं। व्हेन द करंट आई इज फ्लोइंग, आप सबको पता है कि आई जो है करंट का सिंबल है, इज फ्लोइंग, और जो यूनिट होती है इसकी होती है एम्पियर। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है कि एक पॉइंट से, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल से चार्ज को उठाकर आपने दूसरे पॉइंट पे लेकर जाना है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल, यानी कि आप लगा लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना है, तो पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी का जो सब्ट्रैक्शन होगा दैट विल डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ओम्स लॉ स्टेट्स, ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना लॉ जो है वो दिया था, वो ये दिया था कि वी जो होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। आई यानी कि करंट, तो यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज रेजिस्टेंस। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा वी इज इक्वल्स टू आर आई। ड्यूरिंग लाइटनिंग इन द स्काई, ये जो क्वेश्चन है ये भी एट चैप्टर का क्वेश्चन है। सम नेचुरल फिनोमेना चैप्टर का नेम है, वहां से आप एक बार देख सकते हैं अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड फ्रॉम सोलर टेरेस्ट्रियल इंटरेक्शन इन, किस किस के बीच में जो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन है वो होता है। तो ये होता है हमारा आयोनोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर, जो हमारी अपर लेयर्स हैं उनकी, उनसे वहां जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी। अ कंपस नीडल सफर्स अ डिफ्लेक्शन। देखिए, कंपस नीडल जो है एक बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करती है, और ये डिफ्लेक्शन तभी शो करेगी जिसके, जब इसके आसपास के जो आप एरिया में लगा सकेंगे, आसपास के रीजन में कहीं करंट प्रेजेंट होगा, किसी लूप में या किसी वायर में अगर करंट प्रेजेंट होगा तो ये कंपस नीडल आपको डिफ्लेक्शन शो करेगी। बिकॉज जो हमारा करंट है मीन्स, यानी कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट को अराइज करती है कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा
वैसे वैसे करंट अराइज होगा सर्किट के अंदर व्हेन प्लेस नियर अ वायर। देखिए बात की थी हमने, वायर भी हो सकते हैं, लूप भी हो सकते हैं, करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट। अगर उसमें करंट जो है ऑलरेडी फ्लो कर रहा है तो वहां पे जहां पे करंट होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और मैग्नेटिक फील्ड को ही डिटेक्ट करने का काम है किसका, कंपस मेटल का। तो किसके किसके बीच में कनेक्शन है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना के बीच में, क्योंकि इसी को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। तो करंट इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फिनोमिना इज मैग्नेटिज्म। तो ये कनेक्शन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना का। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा विजिबल नहीं है, इसमें पूछा ये गया था कि जो थायराइड ग्लैंड है उसमें हमारा जो हार्मोन रिलीज होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है थायरोक्सिन। बेड बग क्या है, बेड बग क्या है, एक पैरासाइट है। ये तो सिंपली लर्न करने वाली चीजें हैं, कुछ एग्जांपल्स देके पूछ लेंगे आपसे। लोटस कैसा एग्जाम्पल, लोटस किसका एग्जाम्पल है, लोटस आपको पता है पानी में उगता है, तो हाइड्रोफाइट्स का एग्जाम्पल है। हाइड्रो इज रिलेटेड टू वाटर। प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक एक इंसुलेटर है हमारे पास, तो यहाँ पे सी ऑप्शन था इंसुलेटर, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बायोडाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, स्पीशीज डाइवर्सिटी है और इको डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी बेसिकली क्या होता है कि हमारा मतलब जितने भी कल्चर्स हैं, रीजन्स हैं, उन सब में डाइवर्सिटी होना। तो यहाँ पे जो डाइवर्सिटी पूछी गई थी प्लांट्स और एनिमल्स की पूछी गई थी। ये प्लांट्स और एनिमल्स का जो इकोसिस्टम है, या जो मतलब उसका जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स साथ में रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। ये भी 8th क्लास का चैप्टर है, वहां से आप देख सकते हैं। साउंड इज मेजर्ड इन अ यूनिट कॉल्ड, साउंड चैप्टर जो है 6th क्लास में है, वहां से आप देख सकते हैं। तो साउंड को डेसिबल में मेजर किया जाता है। वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है, एम्पियर करंट की यूनिट है, और जो वॉट है वो पावर की यूनिट है। तो डेसिबल इज द करेक्ट आंसर ओवर। एनवायरमेंटल एथिक्स डील्स विद द इश्यूज रिलेटेड टू, एनवायरमेंटल की जो एथिक्स हैं, जो रूल्स हैं, वो किससे मतलब किससे डील करते हैं, किससे इश्यू से डील करते हैं। हाउ वी हेल्प टू पोल्यूट रिसोर्सेज, हमें पोल्यूट नहीं करना रिसोर्सेज को, हमें पोल्यूशन से बचाना है उसको। हाउ वी हेल्प टू मेक रिसोर्सेज, हाउ वी हेल्प टू डिस्ट्रॉय रिसोर्सेज, हाउ वी यूटिलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन डी, कि कैसे हम अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कैसे उन्हें यूटिलाइज करते हैं। दिस विल अफेक्ट द एनवायरमेंट। फैट सॉल्युबल विटामिन किसको बोलते हैं, बेसिकली तो फैट सॉल्युबल विटामिन दो होते हैं, विटामिन ए होता है और विटामिन के होता है, बट मोस्टली हम विटामिन ए को कंसिडर करते हैं, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हुआ है। पोर्टफोलियो क्या होता है, देखिए सीडीपी के अकॉर्डिंग, अगर आपने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये पोर्टफोलियो वर्ड जरूर सुनने में आया होगा, आपने जरूर पढ़ा होगा। तो पोर्टफोलियो बेसिकली होता है कि एक फाइल होती है जिसमें बच्चे की बेस्ट एक्टिविटीज या जो उसकी अचीवमेंट्स हैं, जो भी उसने किया है अब तक, उस सबका जो बेस्ट है वो हम डालेंगे उसमें। सारी एक्टिविटीज नहीं डालेंगे, जिसमें उसने बेस्ट परफॉर्म किया उसके हम एक फाइल बनाएंगे, उसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। और वो पूरे मतलब कह सकते हैं आप पूरे एकेडमिक ईयर का होता है, कि पूरे साल में बच्चे ने जो जो भी किया उसका हम एक पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, ग्रोथ ऑफ अ श्रब, ग्रोथ ऑफ एन एनिमल और ग्रोथ ऑफ अ स्टूडेंट ओवर अ टाइम। तो दिस इज द करेक्ट आंसर डी, कि बच्चे ने जो ग्रोथ करी है पर्टिकुलर टाइम में, जरूरी नहीं है हम एकेडमिक ईयर का बना सकते हैं, हम कुछ एक यूनिट का भी बना सकते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड का भी बना सकते हैं। रेटिंग स्केल इन बिहेवियरल मेजरमेंट, अगर हमें बच्चे का बिहेवियरल मेजरमेंट करना है, उसके लिए जो हम रेटिंग स्केल यूज करते हैं तो वो किसके वैल्यूएशन के लिए यूज करते हैं, the personality characteristics of learning, the intellectual characteristics of learning, the physical characteristics of the learning, और none of the above learners। तो यहाँ पे आएगा इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्निंग को हम इवेल्युएट करने के लिए रेटिंग स्केल का यूज करते हैं, बिहेवियरल मेजरमेंट। ब्लैक बोर्ड क्या है, प्रोजेक्टेड टीचिंग एड है। अब प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड में डिफरेंस क्या है, प्रोजेक्टेड वो होता है जिसमें हम जो हम एक मतलब आप यूज कर रहे हैं, कोई एक स्क्रीन यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जिसमें आप आईसीटी का यूज कर रहे हैं। अब नॉन प्रोजेक्टेड क्या है, ब्लैक बोर्ड सिंपल चौक के हेल्प से चल रहा है, उसमें आईसीटी का कोई यूज नहीं हो रहा है, तो वो एक नॉन प्रोजेक्टेड एड है। साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग इज एसोसिएटेड विद, साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग किससे एसोसिएटेड है, नॉलेज से, स्किल से, इमोशन से, या एलिमिनेशन इमेजिनेशन से। साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग बेसिकली स्किल से एसोसिएटेड है, क्योंकि बच्चा कितना स्किलफुल है, कितनी स्किल्स है उसके अंदर, वो साइकोमोटर डोमेन में बताते हैं। मल्चिंग इज अ प्रोसेस टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, की सॉइल को हमने इरोजन से बचाना है, तो उसमें मल्चिंग एक प्रोसेस हम यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हम और ज्यादा ट्रीज उगाते हैं, और ज्यादा ट्रीज उगाने से सॉइल की इरोजन से कैसे बच सकते हैं हम,
प्रिपेयरिंग कॉन्टूर शेप्ड स्लोप्स, कॉन्टूर शेप्स बनाने से भी हम सॉइल की इरोजन से नहीं बच सकते हैं। पैरेलल यूनिफॉर्म स्ट्रिप्स बनाने से भी हम सॉइल की इरोजन से नहीं बच सकते। तो आंसर इज कवरिंग द अपर लेयर ऑफ सॉइल बाय अ शीट, कि अगर हम अपर लेयर ऑफ सॉइल को कवर कर देंगे तो उससे जो सॉइल है वो इरोजन से बच सकेगी। क्वेश्चन नंबर 142, द एम ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। अब ये पेडागोजी का क्वेश्चन है कि हम साइंटिफिक नॉलेज के एम को कैसे वी कैन कंसीडर टू बी रियलाइज, हम कैसे उसको अचीव कर सकते हैं। अगर जो प्यूपिल्स हैं क्या करें, आइडेंटिफाई या प्रिडिक्ट करें साइंटिफिक फैक्ट्स को, डिस्क्रिमिनेट या डिफरेंशिएट कर सके साइंटिफिक फैक्ट्स को, कि एक इस साइंटिस्ट ने फैक्ट दिया है, एक इस साइंटिस्ट ने फैक्ट दिया है, कुछ एक्सपेरिमेंट करे, कुछ प्रूव करे, उसको बच्चा डिफरेंशिएट कर सके। तो ये हमारा साइंटिफिक नॉलेज का एम अचीव हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। एक्सप्लेन कर पाए और कॉम्प्रिहेंड कर पाए साइंटिफिक फैक्ट को, वो तो बच्चा लर्न करके भी एक्सप्लेन कर सकता है। दिस इज ऑल्सो, मतलब क्रिएटिविटी कहीं नहीं है इसमें। हम बोल रहे हैं कि एम ऑफ साइंटिफिक नॉलेज कैसे हम रियलाइज कर सकते हैं, कैसे हम अचीव कर सकते हैं। तो साइंटिफिक नॉलेज का जो एम है वो ये अचीव करना थोड़ी ना है कि बच्चे ने लर्न करा और सुना दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया या उसमें फर्क पता लग गया उसको। उसमें क्रिएटिविटी की तो बात ही नहीं है कहीं से। रिकॉल, रट्टे मार ले वो, नो। इसमें क्या आएगा, आइडेंटिफाई, पहचान सके और उसको प्रिडिक्ट कर सके साइंटिफिक फैक्ट्स को, कि इसका जो कंक्लूजन है वो क्या हो सकता है। टू सेटिस्फाई द इनर अर्ज ऑफ क्यूरियोसिटी, द साइंस स्टूडेंट्स, बच्चे की क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए साइंस स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। मतलब अपने जो अंदर की क्यूरियोसिटी है साइंस को लेके, उनको सेटिस्फाई करने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए। लिटरेचर रीड करनी चाहिए। लिटरेचर का साइंस से क्या मतलब रोल है। विजिट प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट से बच्चा साइंस थोड़ा सीख जाएगा। एक्टिवली पार्टिसिपेट इन साइंस क्लब, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बच्चा एक्टिवली अगर पार्टिसिपेट कर रहा है साइंस क्लब में तो उसकी नॉलेज भी एनहांस होगी, उसकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी, उसकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है वो भी अच्छी होंगी। कलेक्ट वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन, कलेक्ट करके क्या करेगा वो। साइंस इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर, हम सबको पता है कि साइंस जो है ऑब्जेक्टिव है नेचर में। इसका मतलब क्या है, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड थ्योरीज दैट आर टेस्टेबल एंड वेरीफेबल। ऐसे फैक्ट्स और ऐसे थ्योरीज गिवन बाय सम साइंटिस्ट जिनको हम टेस्ट भी कर पाए और वेरीफाई भी कर पाए। हम सब ने, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो बीएससी में, एमएससी में जितने भी एक्सपेरिमेंट करे हैं उनको टेस्ट भी कर पाते हैं, वेरीफाई भी कर पाते हैं, अच्छे से ऑब्जर्वेशन भी दे पाते हैं, कंक्लूजन भी दे पाते हैं। तो based on the facts and theories that are testable and verifiable। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। based on the facts and theories that are not testable, ऐसा नहीं है। not verifiable, no, neither testable nor verifiable, ये भी गलत है। an aim is a foreseen end that gives direction to an activity and motivates behavior। ऐसे क्वेश्चन सीडीपी में भी, मैथ्स की जो पेडागोजी है उसमें भी, और जो साइंस की पेडागोजी होती है उसमें भी, और सीडीपी में तो है ही। कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो थियरिस्ट ने दिए हैं, लाइक ब्रूनर ने क्या बोला है, एरिक्सन ने क्या बोला है, पियाजे ने क्या बोला है, वाइगोस्की की क्या स्टेटमेंट है, या जॉन डीवी की क्या स्टेटमेंट है, ब्लूम किस टेक्सोनॉमी है जो उसमें कोई स्टेटमेंट हो, तो ये स्टेटमेंट किसने दी है। ऐसे क्वेश्चंस पीएस टेट में बहुत बार पूछ जाते हैं कि एक स्टेटमेंट दे देते हैं आपको, या कोई बुक दे देंगे, इसका ऑथर कौन है, ये टाइटल है बुक का, इसको किसने लिखा था, इसका राइटर कौन है, या फिर ऐसे कोई आपको स्टेटमेंट दे देंगे और पूछ लेंगे किसने लिखी थी। तो ये सब चीजें आप थोड़ी ध्यान से पढ़िएगा। और इसमें आपको कुछ स्पेशल किसी कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई स्टडी मटेरियल अपने आपको मतलब अवेलेबल कराने की जरूरत नहीं है। आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार, तो अगर आप वही लर्न कर लेते हैं तो दैट विल हेल्प यू लॉट। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर विच इज नॉट द नेचुरल रिसोर्स, कौन सा नेचुरल रिसोर्स नहीं है। इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज हैं, मिक्सचर भी होता है, ऑर्गेनिक रिसोर्स भी होते हैं, नेशनल रिसोर्स कुछ नहीं होता। तो नेशनल रिसोर्स जो है नेचुरल रिसोर्स नहीं है। वुड कैसा है, वाटर रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स तो नहीं है वुड। नेशनल रिसोर्स है, नेशनल रिसोर्सेज तो कुछ भी नहीं होता। रीन्यूएबल रिसोर्स है, रीन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, जिसको आप दोबारा यूज कर सकते हो। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको आप रिन्यू नहीं कर सकते हो, तो वुड इज नॉन सॉरी रीन्यूएबल रिसोर्स। तो आई होप इन सारे इक्वेशंस के जो कंसेप्ट है आपको वो भी क्लियर होंगे, इनके आंसर्स भी क्लियर होंगे। और अगर ये सेशन ने आपको हेल्प किया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।